हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर है 12 दैट इज फ्रिक्शन, उसका आज हम फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? जैसे जनरल लैंग्वेज में अपन इसको घर्षण बोलते हैं। रगड़ जब किसी चीज से लगती है तो वो फ्रिक्शन की वजह से लगती है। तो फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर आज हम एक तो फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, फ्रिक्शन को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं उसे स्टडी करेंगे, फ्रिक्शन कम या ज्यादा कैसे किया जाए उसके बारे में स्टडी करेंगे, और फ्लूइड्स के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको कम ज्यादा कैसे किया जाए उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन। तो हमें पहले ये समझना होगा फ्रिक्शन है क्या। तो फ्रिक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखें तो फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज अ नेचुरल फोर्स opposing the motion of an object which is placed on the surface। मींस जब किसी सरफेस के ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसको उसके ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं तो एक ऑपोजिट फोर्स लगती है जो कि उसके मोशन को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। आप बॉल को ग्राउंड के ऊपर फ्लो कर दो, रोल कर दो, थोड़ी देर चलने के बाद वो बॉल अपने आप रुक जाएगी। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। एक बेंच है, बेंच को आप ऐसे स्लाइड करो थोड़ा जोर लगा के तो बेंच थोड़ा सा खिसकेगा, उसके बाद अपने आप रुक जाएगा। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कई सारे टाइप्स हैं, उसमें से एक है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है जब वो रेस्ट की पोजीशन में है, इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लगता है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन क्या है? स्ट्रीमलाइन एक टाइप की शेप है, जैसे एरोप्लेन की शेप होती है, जो ये शेप है ना इस तरह से, इसे स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। फिश देख लो आप, शार्क है, डॉल्फिन है, फिशेज है, उनकी शेप भी ऐसी होती है, एरोप्लेन है, रॉकेट है। तो इनका मतलब क्या होता है कि एयर जो है अपने आप इनके ऊपर नीचे से गुजर जाए, या लिक्विड है, पानी है जिसमें वो जीव तैरते हैं तो वो अपने आप इसके ऊपर से गुजर जाए। अगर इसकी शेप यूं हो, मतलब ये ऐसे हो, तो क्या है, एयर का दबाव इसके ऊपर पड़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा आगे निकलने के लिए। लेकिन जो स्ट्रीमलाइंड जो है उसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रीमलाइंड इमेजेस जो है या स्ट्रीमलाइंड जो ऑब्जेक्ट हैं उसके वो एयर को काटती हुई चलती है इस तरह से। तो एयर अपने आप साइडों पे होती जाती है उससे, या पानी में अगर बात करें तो लिक्विड अपने आप साइड पे होता जाता है और ऑब्जेक्ट उसमें से फ्लो कर जाती है। तो स्ट्रीमलाइन इज द स्ट्रक्चर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड्स। एयर में फ्लूइड होती है, ठीक है। फ्लूइड का मतलब है जो बहते हैं, पानी है या लिक्विड है, जितने भी उन्हें भी फ्लूइड कहा जाता है, और जो एयर है उसे भी फ्लूइड की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। तो फ्रिक्शन के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन है जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक सरफेस को मूव करवाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है, और मूवमेंट के बाद वो अपने आप रुक भी जाता है। किसकी वजह से रुकता है? फ्रिक्शन की वजह से। कुछ एग्जांपल है, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते पैडल चलाना बंद कर दो तो धीरे धीरे साइकिल को रुक जाएगी। बुक सिर्फ आपके घर में पड़ी है, उसको आप धकेलने की कोशिश करते हो, बहुत हैवी है, आप उसको नहीं धकेल पा रहे। क्यों? क्योंकि जो नीचे फर्श है और वो जो आपका बुक सिर्फ पड़ी है उसके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा है। तो फ्रिक्शन, आपने जो फोर्स लगाई, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, तो जो आपकी फोर्स थी वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम होने की वजह से वो मूवमेंट वहां पर नहीं होती। हाँ, अगर आप इतनी फोर्स लगाओ कि जो नीचे से फ्रिक्शन फोर्स लग रही है उससे ज्यादा हो तो आप उसको मूव कर पाओगे। एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए एक फर्श के ऊपर आपने एक बुक शेल्फ रख रखी, ठीक है। अब इस बुक शेल्फ को आप धकेलते हो, इधर को आप इधर धकेलना चाहते हो, लेकिन फर्श जो है वो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स से धकेल के रखता है। अगर आपकी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हुई, ये मान लो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये आपने जो लगाई फोर्स है वो है, अगर आपकी फोर्स ज्यादा हुई तब तो ये धकेल पाओगे आप, लेकिन अगर आपकी फोर्स कम हुई तब आप इसको नहीं धकेल पाओगे। अगर आप इसके नीचे टायर लगा दें, अगर आप इसके नीचे टायर लगा दें बुक शेल्फ के, फिर हम क्या करेंगे? फिर आप आसानी से धकेल लेंगे। टायर लगाने से आसानी से क्यों धकेल पाए? क्योंकि अब यहां पर था स्टैटिक फ्रिक्शन, और टायर लगाने के बाद उसमें आ जाता रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई चीज रोल करती है, जैसे बॉल रोल कर रही है, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा बहुत कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। यहां पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो पोजीशन इसकी है ना रेस्ट वाली, इस केस में जो है इसका फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इस वजह से आप क्या करते हैं, चीजों के नीचे टायर लगा के रखते हैं ताकि उसको
आसानी से मूव करवा सके। इसके अलावा बुक्स मडी, जब आप देखिए मडी रोड है, बारिश के बाद कीचड़ हो जाता है, तो वहां पर आप चलते हैं तो हमें बड़े ध्यान से चलना पड़ता है, कारण नॉर्मल रोड का फ्रिक्शन ज्यादा है, लेकिन मडी रोड में जो है वो लिक्विड आ गया, इसमें तो हमारे पैर स्लिप करने का डर रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन अब कम हो गया। तो फ्रिक्शन हमें चाहिए भी, कुछ जगह पर फ्रिक्शन हमारे लिए ईवल है और कुछ जगह पर फ्रिक्शन हमारे लिए गुड है। तो मडी रोड पे अपन बड़ा ध्यान से चलते हैं। स्लीपर्स जो है हमारे, बाथरूम चप्पल है या स्लीपर्स है, अगर वो घिस जाए नीचे से तो हम उसको नया लेने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से इसको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि जो स्लिपरी चप्पल होगी वो नीचे से घिस चुकी है तो उसका फ्रिक्शन फर्श के साथ कम होगा, तो स्लिप करने के चांसेस ज्यादा है, गिरने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा अपन सर्दियों के अंदर हमें बहुत ज्यादा ठंड लगी तो अपन हैंड रब करते हैं आपस में, हैंड रब करने पर हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। उसका रीजन भी यही है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से फोर्स जो है हम लगाते हैं और उधर से फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट लग रही है, तो उसकी वजह से जब हम हाथों को रब करते हैं तो वो वार्म अप हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। सेम आप लाइट मैच स्टिक जलाते हो, मैच स्टिक मतलब माचिस जब आप जलाते हो तो वो भी जब उसके ऊपर रगड़ लगती है, उसकी फ्रिक्शन होता है तो उसका टेम्परेचर अप हो जाता है, हीट अप हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, जिस वजह से वो जल पड़ती है। पुराने जमाने में पत्थरों को रगड़ कर भी आग जलाई जाती थी, ठीक है, तो पत्थर को रगड़ने से क्या होता, बहुत ज्यादा उसको रगड़ा जाता था तो उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती थी, तो वो हीट जो है वो आग जलाने के काम में आती थी। नेक्स्ट है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब ये तो मैंने पढ़ा फ्रिक्शन होता क्या है, अब ये कि फ्रिक्शन होता क्यों है, फ्रिक्शन का रीजन क्या है। देखो फ्रिक्शन का रीजन है इंटरलॉकिंग। अब दो सरफेस है आपके पास, एक तो प्लेन सरफेस है, एक रफ सरफेस है। रफ सरफेस के ऊपर अगर आप चीज को स्लाइड कराओगे तो वहां पर स्लाइड कराना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर जो है उसका जो सरफेस का ऊपर वाला पोर्शन है वो रफ है। अगर आप ये देखिए बड़े, अगर माइक्रोस्कोपिक वे में देखें तो ये हमारा टेबल है, एक रफ टेबल है मान लो, तो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इसके ऊपर यूं सरफेस इसका काफी रफ लगेगा। अब इसके ऊपर जब आप कोई चीज स्लाइड कराएंगे वो भी ऐसी होगी, नीचे से रफ होगी, तो जब उसके ऊपर वो स्लाइड कराएंगे तो इनके जो ये पोर्शंस हैं ये आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे। इंटरलॉक होने की वजह से उसके ऊपर उसको धकेलना मुश्किल हो जाता है। अगर इंटरलॉकिंग कम है, बहुत प्लेन सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है बिल्कुल, जैसे ग्लास है या टाइल्स लगी हुई है, तो वहां का फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो ऐसे सरफेस के ऊपर चीजों को स्लाइड कराना आसान हो जाता है। तो जितना सरफेस रफ होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा और आपको उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी मूवमेंट के लिए, और फ्रिक्शन जितना कम होगा मतलब इंटरलॉकिंग जितनी कम होगी, मींस सरफेस जितना प्लेन होगा, इट मीन इंटरलॉकिंग इतनी कम है, उनकी सरफेस जो है वो रफ नहीं है, प्लेन है, तो आपस में इंटरलॉकिंग भी कम होगी, जिस वजह से आपको फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन को अपन चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, जब आप स्केटबोर्ड है, आइस के ऊपर स्केटबोर्ड चलाते हैं, तो आइस के ऊपर हालांकि स्केटबोर्ड चल रहा है लेकिन फिर भी नीचे से आइस उसको फ्रिक्शन दे रही है, तो जो चलते हुए फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड समझते हो आप, जब आप स्किट करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो उस केस में जब फ्रिक्शन लगता है तो उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक बॉक्स पड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसको जब आप हिलाना स्टार्ट करते हो उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, एक बार उसको मैंने हिला दिया, उसके बाद आप देखो कि एक बार हिलाने के बाद उसको आगे कंटिन्यू करना आसान हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अब स्टैटिक फ्रिक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, क्योंकि अब आपका बॉक्स जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर गया। मतलब किसी चीज को जब आप मूव कराते हैं ना, तो इनिशियल यूज में हमारा जोर ज्यादा लगता है, हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन जब वो एक बार उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तब उसके बाद फोर्स हमें कम लगानी पड़ती है, क्योंकि अब उसका स्टैटिक फ्रिक्शन जो कन्वर्ट हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होता है। तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं आप बॉल को रोल करते हैं, कोई चीज घूमती है, जब कोई चीज घूम के जाती है तो उस टाइम फ्रिक्शन बहुत कम लगता है। अब अगर आप किसी क्यूबॉइड है, कोई क्यूब है, इस तरह से आप उसको मूव कराओ और एक बॉल है उसको मूव कराओ, कौन सा ज्यादा आसानी से मूव करेगा, बॉल ज्यादा आसानी से मूव करेगी, क्योंकि बॉल के अंदर कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन काफी कम होता है, क्योंकि यहां पर जो एरिया है फर्श के ऊपर इसका सिर्फ इतना सा एरिया कॉन्टैक्ट में आता है और इस केस में इतना एरिया कॉन्टैक्ट में आता है। तो जितना ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, जितना कम एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। थर्ड वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, जो फ्रिक्शन हमारा फ्लूइड की वजह से लगता है। फ्लूइड मैंने बताया था आपको, एयर भी फ्लूइड है, लिक्विड्स भी फ्लूइड ही है। अब मान लो आप साइकिल चला रहे हो और आगे से हवा चल रही है,
तो जब आप हवा में साइकिल चलाओगे तो आपका जोर ज्यादा लगेगा, क्योंकि अब वो फ्लूइड फ्रिक्शन आपके ऑपोजिट काम कर रहा है, वो आपके मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी ज्यादा तेजी से ऑब्जेक्ट चलाएंगे आगे से भी उतना ही हमें ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा। अपोज मतलब हमें जो है एयर को करेगी, हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलेगी। नेचर ऑफ द फ्लूइड, नेचर ऑफ द फ्लूइड क्या है, जैसे मान लो आप एक तो हवा में, मतलब हवा चल रही है ऑपोजिट, आप उसमें भाग रहे हो। एक मान लो पानी है, अब पानी के अंदर अगर आपने दौड़ना है तो पानी में दौड़ना और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो एयर से बहुत ज्यादा है। तो पानी जो है वो मतलब उसकी जो नेचर है वो ज्यादा डेंस है। तो पहला अपना स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, और दूसरा है नेचर ऑफ फ्लूइड, कि जिसमें ऑब्जेक्ट चल रही है वो फ्लूइड किस तरह का है। एयर है जो उसमें फ्रिक्शन कम है, पानी है उसमें फ्रिक्शन और ज्यादा है। और चीज आप देखो, मान लो शहद है, वो बहुत ज्यादा डेंस है तो उसमें फ्रिक्शन और ज्यादा मिलेगा। तो जो फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड लगती है उसे हम ड्रैग बोलते हैं, और ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रीमलाइन शेप का यूज किया जाता है। स्ट्रीमलाइन शेप जो मैंने बताई थी आपको, इसी वजह से जो एरोप्लेन्स हैं, रॉकेट्स हैं, शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इन सभी की शेप स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है। जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स में देखो बर्ड्स की शेप कैसे होती है, इस तरह से, ताकि वो आसानी से हवा को चीरते हुए निकले, हवा उनको अपोज ना करे, हवा उनको ज्यादा फ्रिक्शन ना दे। तो अपन फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप की हेल्प से। नेक्स्ट है अपन फ्रिक्शन को मेजर भी कर सकते हैं। देखो फ्रिक्शन को मेजर करने का क्या तरीका है, एक टेबल के ऊपर आपने एक बॉक्स रख दिया, ठीक है, उस बॉक्स को आप स्प्रिंग बैलेंस से बांध दो। तो जब आप स्प्रिंग बैलेंस को खींचोगे तो यहां इसकी रीडिंग जो आएगी, मान लो यहां पर आ गया 10 किलो 15 किलो, तो वो जो वैल्यू आएगी वो इसकी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी। अब आप यहां पर अलग अलग चीजें रखो, बॉक्स रख दिया, बुक रख दी, और कुछ रख दिया, हैवी चीज रख दी, जितनी चीज हैवी होगी उसका फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो हम अलग अलग चीजों का फ्रिक्शन इस तरीके से जो मेजर कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके बार बार, कभी इसको बुक से बांध दिया, कभी इसको बॉक्स से बांध दिया, कभी इसको किसी और चीज से ज्योमेट्री बॉक्स से बांध दिया, तो हर चीज का अपन फ्रिक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है फ्रिक्शन की वो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं वो मैंने वैसे बीच में आपको बताया, ब्रीफली दोबारा बता देता हूं। एक तो रफनेस ऑफ द सरफेस, जो अपन यहाँ स्टडी किया था, इंटरलॉकिंग। तो अगर सरफेस हमारा ज्यादा रफ है तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा लगेगा, वहां पर हमें चीजों को स्लाइड कराना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे मान लो कच्चा फर्श है, उसके ऊपर आप कुछ घसीटते हैं, एक टाइल्स लगी है उसके ऊपर कुछ घसीटते हैं, तो टाइलों के ऊपर चीजों को घसीटना आसान है, कच्चे फर्श के ऊपर चीजों को घसीटना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सरफेस हमारा ज्यादा रफ है। नेक्स्ट वन इज मास। तो मास के फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा भारी चीज होगी उसका फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जो भारी चीज जब हमने खींचनी है, एक हमने हल्की चीज खींचनी है, तो भारी चीज जो है उसको खींचना मुश्किल होगा, क्योंकि जितना जितना वेट बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन उसके अकॉर्डिंग उसका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है एरिया इन कॉन्टैक्ट। तो अगर थोड़ा सा एरिया कॉन्टैक्ट में, जैसे बॉल रोल करती है, तो बॉल का जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि एरिया इन कॉन्टैक्ट बॉल का बहुत थोड़ा होता है। लेकिन अगर आप बॉक्स को खींचे तो बॉक्स का फ्रिक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे इसका एरिया जो है वो कॉन्टैक्ट में फर्श के साथ ज्यादा है। आप समझ सकते हो इस चीज को, जितना ज्यादा एरिया, देखो जितना ज्यादा एरिया इस तरह से कॉन्टैक्ट में रहेगा तो रबिंग उसमें ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा है। अगर कम एरिया कॉन्टैक्ट में है तो रबिंग कम एरिया की हो रही है, तो फ्रिक्शन भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। तो फ्रिक्शन नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक्चुअली नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब यही है कि मटेरियल आपका रफ है या स्मूथ है। तो अगर आपका मटेरियल रफ नेचर का है, या जैसे रबड़ है, तो रबड़ को आपस में रब कराओगे आप तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मेटल्स को दो आप रब कराते हो आपस में, वहां पर फ्रिक्शन कम लगता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे फ्रिक्शन को इफेक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट, जहां तक आपका टॉपिक आज हुआ है, इसे आप बुक में से भी स्टडी करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।